डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार, और जिसमें आपके मूल अधिकार जो मैंने आपको जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जो वर्तमान में 6 हैं, उनको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और आज आपका स्टार्ट होता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए, नीति निर्देशक तत्व हमने भारत के संविधान के भाग 4 से में इनका वर्णन है, और हमने ये आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किए नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी परिभाषाओं सहित कुछ भी जो उनके प्रावधान हैं उसकी व्यवस्था की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? ये सरकार के एक पथ प्रदर्शक हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। अगर इनका कोई पालन करे तो उनकी इच्छा, चाहे नागरिक हो चाहे सरकार हो, और ना करे तो उनकी इच्छा, क्योंकि ये विवाद योग्य नहीं है। इनका उल्लंघन होने पर आप किसी प्रकार के न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। मूल अधिकार आवश्यक हैं, उनका हनन होने पर आप संवैधानिक उपचारों के तहत अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। पहला है इसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक 3-4 प्रकार हैं इनकी। आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो देखिए क्या है। नंबर 1, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान रूप से आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त साधन और समय मिलना आवश्यक है। उनका एक अधिकार है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को आजीविका कमाने का या प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 2, समुदाय के भौतिक साधनों का, जो समुदाय है, जो सुख सुविधा की, जो उन पर जिनका स्वामित्व है और वितरण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। कि जो आर्थिक संसाधन हैं समाज में, उनका वितरण इस प्रकार से हो कि जिसमें सर्वहित हो, सबका भला हो, सबको समान रूप से वो प्राप्त हो। नंबर 3, इसी में आर्थिक सुरक्षा में संपत्ति और उत्पादनों के साधनों का, जो संपत्ति है या उत्पादन है, उसके जो साधन हैं, उनका किसी प्रकार से केंद्रीयकरण न हो, अर्थात किसी एक निजी संस्था, व्यक्ति या समूह के पास वो इकट्ठे न हो, उन पर अधिकार न हो। सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे, और जो सार्वजनिक हित है उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। फिर है नंबर 4, स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक पुरुष शिक्षक है और एक स्त्री शिक्षक है, या एक पुरुष डॉक्टर है और एक महिला भी डॉक्टर है, दोनों का समान कार्य है, उनको समान ही वेतन मिलना चाहिए। मगर हमारे यहाँ देखते हैं रूरल एरियाज़ में कि जैसे मज़दूर वर्ग है, स्त्री और पुरुष में उनकी जो मजदूरी है, जो उनका वेतन है आए दिन का, उसमें थोड़ा अंतर किया जाता है। ये गलत है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, जो कि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है। अगला, श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो। श्रमिक मीन्स मजदूर,
चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके जो बच्चे हैं उनका भी विशेष ध्यान रहना चाहिए। आवास का, शिक्षा का, संतुलित भोजन का और अन्य जो सुविधाएं हैं उनका पर्याप्त राज्य या राष्ट्र को ध्यान रखना चाहिए। उनमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो ये था आपका आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। अब आता है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी तत्व। इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 44 के अनुसार, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए, जो राज्य है या जो राष्ट्र है, देश में जितने भी नागरिक हैं, नागरिक किसे कहते हैं? जो उस राज्य या राष्ट्र में निवास करते हैं, उन सब के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। एक समान आचार संहिता हो, समान नियमावली हो, किसी प्रकार का उनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। यह राज्य या राष्ट्र का अपना एक नैतिक दायित्व है। नंबर 2, अनुच्छेद 45 के अनुसार, अनुच्छेद 45 में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में कि राज्य संविधान लागू होने के, कि जब राज्य में संविधान या राष्ट्र में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के अंदर यानी 10 वर्ष तक 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को लागू करेगा। जैसा कि हमारा एक मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में प्रस्तावित 9/10 से लागू हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की अनिवार्यता। नंबर 3, अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े वर्ग को विशेषकर, अनुच्छेद 46 में वर्णन है कि राज्य या राष्ट्र जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे बोल सकते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और एसटी, एससी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा हितों की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। इनको एक समाज में समान दर्जा प्राप्त करने के लिए इनका शिक्षा से संबंधित एक विशेष प्रावधान हो, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 4, अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया है, वो क्या कि राज्य का प्रमुख दायित्व या कर्तव्य है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रयत्न करेगा। राज्य या राष्ट्र का अनुच्छेद 47 में वर्णन है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, उनकी आय बढ़ाई जाए। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो नेशनल आय स्वतः बढ़ेगी। ये इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का एक फॉर्मूला है। वो जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रयत्न करे, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सबके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन में, एक जो 42वां संविधान संशोधन है, उसमें एक नया अनुच्छेद 48 क और जोड़ा गया है। वो 48 क है क्या कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करे, कि राज्य है जो पर्यावरण, परि प्लस में आवरण, पर्यावरण, हमारे चारों ओर घिरा हुआ जो गैसों का एक आवरण है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण। राज्य इसकी रक्षा करे और देश के वन्य जीवों की सुरक्षा भी करे। और जो हमारे वन्य जीव हैं, बाघ हैं, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इन सब की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आज मैंने नीति निर्देशक तत्व में 2 तत्व आपको करवाए, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व और सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तीसरा निर्देशक तत्व है पंचायत राज वाला,
वो कल करवाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।